पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट मूविंग का और दूसरा क्या, लेफ्ट मूविंग का। जैसे यार एसएचएम इक्वेशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसी तरह से वेव इक्वेशन का भी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। किसका डिस्प्लेसमेंट? तो जब यार ट्रांसवर्स वेव चलती है तो उसके मीडियम पार्टिकल्स, यानी किसी मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन करते हैं, यानी वो पहले कभी इस मीन वाली जगह पे रहा करते थे, लेकिन जब से वेव की लहर आई है तब से वो ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो मीन से इनकी हाइट, इसको मैं कह रहा हूं वाई, क्या ये वाई इस पार्टिकल का टाइम के साथ साथ बदल रहा होगा, इसका भी बदल रहा होगा, इसका भी बदल रहा होगा। यानी अगर मैं यहां एक एक्स एक्सिस बना दूं, x बराबर 0 बना दूं, तो क्या हर x पे जो पार्टिकल हैं उनका y बदल रहा है, हर x पे जो पार्टिकल हैं। यानी यार जो एसएचएम इक्वेशन होती है पहले हम पढ़ते थे वो टाइम के फंक्शन में होती थी, जो वेव इक्वेशन होती है उसमें टाइम का फंक्शन तो होता ही है, मगर उसमें एक इनपुट और डालना पड़ता है कि किस पार्टिकल का। तो ये इक्वेशन टाइम में भी होती है और x में भी होती है। क्या होती है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ये राइट मूविंग वेव की इक्वेशन है, और लेफ्ट मूविंग की क्या होती थी? a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस डेल्टा। अब ओमेगा क्या है हम लोग पहले से जानते हैं। ओमेगा को हमने नाम दिया था क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। ओमेगा हम लोगों ने एसएचएम के जमाने में जो समझा था वही ओमेगा है। मतलब एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ऊपर नीचे, उसके साथ साथ एक सर्कुलर मोशन इमेजिन करो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फर्दर फॉर्मूला 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी या 2 पाई बाई टी। ये फॉर्मूला हम सर्कुलर मोशन के जमाने से जानते हैं, क्योंकि यहां भी सर्कुलर मोशन इमेजिन करना होता है तो वही फॉर्मूले हैं। इसके अलावा के क्या होता था? इसको हम लोग बोलते थे एंगुलर वेव नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। डेल्टा क्या होता था? ए क्या होता था? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब कि हर पार्टिकल उसके मीन से कितना ऊपर या कितना नीचे जाता है, वो क्या है? एम्पलीट्यूड। ये भी वही मतलब है। डेल्टा क्या है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब मैंने t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को कितने फेज पे देखा है। अगर किसी डिस्प्लेसमेंट पे देखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन का कुछ एंगल भी होगा, उसी एंगल का नाम क्या है? इनिशियल फेज। तो यार इतनी बातें हम लोग पिछली क्लास में एकदम बिल्कुल बारीकी से समझ चुके हैं। एक एक स्टेप पे बात हुई है, ओमेगा पे, के पे, डेल्टा पे, इतनी बातें हम लोग समझ चुके हैं। तो यार ये y x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यार वेव मोशन में बहुत सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं, तो हमें यह तय करना पड़ेगा किस x वाले पार्टिकल का एसएचएम। x रखोगे तो जो अंदर फंक्शन बनेगा वो टाइम का बचेगा, तो x रखने से तय होता है किस पार्टिकल का, t रखने से किस टाइम का। दो इनपुट वाली इक्वेशन को वेव इक्वेशन बोलते हैं, और अगर केवल टाइम इनपुट होता तो वो इक्वेशन क्या बोलते हैं? एसएचएम इक्वेशन। बात क्लियर है? अच्छा, यहां हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तभी ये फंक्शन साइन में आया है, नहीं। मैं यहां पर इस इक्वेशन को कुछ अलग लुक में लिखने वाला हूं। ए साइन, अगर मैं यहां पे ओमेगा कॉमन ले लूं बाहर, तो ये क्या आएगा? ये आएगा टी माइनस के बाई ओमेगा एक्स प्लस समथिंग, डेल्टा बाई ओमेगा यहां आ जाएगा, नहीं। अगर मैं यहां पर, यानी इसको मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ, किसका फंक्शन है? साइन का। मैं इन जनरल लिखूं एफ ऑफ टी माइनस समथिंग इंटू एक्स, है ना। अच्छा, ये समथिंग के बाई ओमेगा है, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये क्या बना है? ओमेगा बाई के क्या होता था? वेलोसिटी होता था। यानी यार ये क्या आ गया है? 1 बाई वी। यानी ये फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, क्या इसी लुक में है? और उस फंक्शन का नाम फिलहाल साइन है, और उसके बाहर भी कुछ है, एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये किसका फंक्शन है? साइन का। मैं ये बहुत जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। ऐसा लुक अगर कहीं आ जाए तो इसका मतलब यह है कि उसमें दो इनपुट हैं। कौन कौन से इनपुट हैं? टी है और एक्स है। दो इनपुट हैं, तो ये वेव इक्वेशन होने के 90%
संभावना है। ये वेव इक्वेशन है। तो अगर ये वेव इक्वेशन है तो क्या यहां अगर माइनस की जगह प्लस लिखा हो तो भी वेव इक्वेशन है। अगर माइनस लगा है तो राइट मूविंग है, प्लस लगा है तो लेफ्ट मूविंग है। बात क्लियर है? मैं ऐसा यहां से सीधे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और अब मैं ये बता रहा हूं कि वेव इक्वेशन केवल साइन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी फंक्शन जिसको हम इस लुक में देख पाए, है ना, वो वेव इक्वेशन है। साइन फंक्शन है इसका मतलब एसएचएम करती हुई वेव इक्वेशन है, और कोई और फंक्शन है तो वो एसएचएम करती हुई वेव इक्वेशन। यानी जरूरी थोड़ी है कि वेव चले तो हर पार्टिकल एसएचएम ही करे, कोई और तरह का मोशन भी तो कर सकता है। अगर एसएचएम करेगा तो साइन आएगा। साइन इस बात का इंडिकेटर है कि एसएचएम हो रहा है, और ये फंक्शन कोई गारंटी नहीं लेता कि एसएचएम होगा या नहीं होगा, लेकिन एक गारंटी लेता है, क्या, कि वाई बदल रहा है टाइम के साथ और एक्स के साथ। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव की बात है। इसी फंक्शन को मैं एक और तरीके से लिखने वाला हूं। बताओ, अच्छा अगर मैं यहां ओमेगा कॉमन ना लेता, क्या कॉमन लेता यार, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा होता था। मैं यहां पर के कॉमन लेता, क्या लेता, के कॉमन लेता, तो ये क्या बनेगा, ओमेगा बाई के माइनस एक्स प्लस डेल्टा बाई समथिंग। ठीक है, ए साइन, अब मैं इसको y बराबर एफ ऑफ लिख रहा हूं। बताओ ये क्या है, वी टी माइनस एक्स या वी टी, है ना, या कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, एक्स प्लस वी टी, एक्स माइनस वी टी भी हो सकता है। तो अगर इस लुक का फंक्शन मिल जाए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी या वी टी प्लस माइनस एक्स, ऐसे लुक का फंक्शन मिल जाए, वो भी क्या है, ये भी वेव इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो इनपुट हैं, x और t, दो इनपुट हैं। हां, अगर ये फंक्शन साइन है, अगर ये फंक्शन साइन है तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, एसएचएम हो रहा है हर पार्टिकल का, है ना, ईच पार्टिकल इन एसएचएम। और अगर ये फंक्शन साइन के अलावा कॉस है तो भी एसएचएम है। साइन कॉस जब तक है तब तक, इसके अलावा कुछ है तो फिर वो एसएचएम नहीं है, मगर इस लुक में वेव इक्वेशन हो सकती है। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन दिया है, y बराबर 1 अपॉन, एक मिनट में मैं पहले कुछ एग्जाम्पल देता हूं। हाँ हाँ, ये नोट करना है, हेडिंग डालना है मोर फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग?
हाँ भाई, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। ये लॉग फंक्शन है, ये स्क्वायर फंक्शन है, अपॉन के अंदर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और सब के अंदर जो लुक है क्या उनसे मैच कर रहा है कि नहीं, t प्लस माइनस एक्स बाई बी या ऐसा, ये सारे वेव इक्वेशन हैं। तो यार प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है? टू बी प्रोपोगेटिंग वेव, चलती हुई वेव के लिए जरूरी है कि उसका लुक f ऑफ x प्लस माइनस बी टी या f ऑफ t प्लस माइनस एक्स बाई वी से मैच करता होना चाहिए, है ना यार, सिमिलर टू, इस लुक में होना चाहिए। क्या इस लुक की डेफिनेशन को हमारा एसएचएम वाला वेव भी फॉलो करता है? मैंने उसको इस लुक में बदल के दिखाया है। तो ये सब भी उसी लुक को फॉलो कर रहे हैं, उसमें टी इनपुट है, वी इनपुट है, और इससे मैच भी करा पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, वेव इक्वेशन है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर मैं t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे हाइट को इनफाइनाइट दिखा पाता हूं, ऐसा कोई फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल y बराबर 1/1 x प्लस माइनस वी टी, यार ये एक इक्वेशन है, तो देखने में तो ये इसके जैसा लग रहा है, बट क्या यहां अगर x 0 डालोगे, y 0 t 0 डालोगे तो y कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है कि यार ये एक ऐसी वेव है जो पूरे इनफाइनाइट तक के मीडियम को डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐसी वेव सस्टेन नहीं कर सकती है। तो ऐसी वेव बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकती जो इनफाइनाइट मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रही है। तो यार t0 x0 पे अगर y इनफाइनाइट है तो फिर ये नॉट प्रोपोगेटिंग वेव की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी वेव तो है बट ये प्रोपोगेटिंग वेव की कैटेगरी में नहीं लिखा जाएगा। ये है, ये है, ये है, बट ये नहीं है। क्या जनता समझ पा रही है? देख के कभी कभी पूछा जाता है कौन वेव इक्वेशन है कौन नहीं है, तो ये उसकी एक कंडीशन है। एक और कंडीशन है जो बस दिखाने भर के लिए है, लिखने भर के लिए, लगाना कभी नहीं है। यानी किसी वेव का y एज ए फंक्शन ऑफ t और x दो होते हैं ना, इसको डबल डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करो और इसको डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो, तो वो इस नियम को फॉलो करेगी। ये नियम अब याद कैसे रखें यार, डबल डिफरेंशिएशन दोनों तरफ एक बार टाइम है एक बार x है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो dx स्क्वायर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, या dx भी मीटर है और वेलोसिटी में भी मीटर स्क्वायर है, तो नीचे भी टाइम बचेगा टाइम स्क्वायर, और यहां भी क्या है, टाइम स्क्वायर। तो ये कंफ्यूजन कई बार होता है, वेलोसिटी इस तरफ है या वेलोसिटी इस तरफ है। तो क्या तुम मैच करा पा रहे हो? डायमेंशनली कभी सही होगा जब इस तरफ भी होगा। देखो जरा, ये लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर है कि नहीं, लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर, ये है लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर, तो इतना तो बिना डायमेंशन का हो गया। और v क्या है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर लेंथ अपॉन टाइम, ऐसे हम याद रख सकते हैं। हो सकता है कभी सीधे सीधे ऐसे कहीं देखने को मिल जाए, तो इस कंडीशन को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो पक्के तौर पे वेव इक्वेशन होती है। नोट करना चाहेंगे? कंडीशन ऑफ प्रोपोगेटिंग वेव, ये सीधे सीधे कभी पूछ लिया जाए तो मतलब बहुत रेयर डिस्कशन है। नॉट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो तुम, मैं लिख देता हूं यार, नॉट इंपॉर्टेंट।
नोट कर लिया। एक क्वेश्चन नंबर लिखा है y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 2t का स्क्वायर, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 है? एग्जाम्पल 3 सेकेंड, एक्स माइनस टी का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और इसमें t भी लिखा है किस टाइम पे, t बराबर, हाँ ठीक है, 1 ही है, 1 ही है, सही है। क्वेश्चन में कहा है t बराबर 2 सेकेंड के लिए इक्वेशन है y बराबर 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन दिया है। तो हमें बताना इसकी स्पीड क्या होगी, इस वेव की, इस वेव की स्पीड क्या होगी। अगर ये वेव इक्वेशन है तो इसकी स्पीड क्या होगी, बता सकते हैं यार इसकी स्पीड क्या होगी? क्या बता, अगर ये वेव इक्वेशन है तो इसका ओरिजिनल लुक होना चाहिए x माइनस वी टी या x प्लस वी टी का इस लुक का होना चाहिए। तो इसका मतलब vt की जगह इन्होंने क्या दे रखा है, 1, और किस समय पे, t बराबर 2 पे, तो t बराबर 2 डाल दो, तो v का आंसर कितना आ गया, हाफ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई है? तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन छोटा मोटा पूछा जाए तो समझ में आ जाएगा, और ये वेव इक्वेशन है क्योंकि उस लुक को मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशंस हैं? बी तो छपा ही नहीं मुझे लग रहा है, अच्छा बी है। कौन कौन प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन है? ए और बी दोनों। दिख गया यार, ए भी वेव इक्वेशन है, बी भी है, सी क्यों नहीं है? टी 0 पे x 0 पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये वेव इक्वेशन नहीं है। बात क्लियर है भाई? एक साइनोसाइडल वेव में तुम्हें पता है स्लोप का मतलब क्या होता है? किसी ग्राफ पे स्लोप को हम लोग कैलकुलस की लैंग्वेज में, डायग्राम की लैंग्वेज में टेन थीटा बोलते हैं, और कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, dy बाई dx। अगर मैं कहता हूं यार ये कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ, ये कोई वेव फंक्शन है, इसमें इस y के लिए dy बाई dx का क्या मतलब है, तो उस ग्राफ पे उस जगह पर उसका टेन थीटा, स्लोप का मतलब ये होता है ना। तो dy बाई dx का दो चीज़ों के साथ रिलेशन होता है। क्या यहाँ पर y पे कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल या तो नीचे जा रहा होगा या तो ऊपर जा रहा होगा? क्या ये पार्टिकल या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे जा रहा होगा? हमें नहीं पता है ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, लेकिन एक बात पक्की है कि पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा प्रोपोगेटिंग वेव की लाइन से ऊपर या नीचे होती है, और वेव की वेलोसिटी हमेशा कहाँ होती है, आगे की तरफ होती है, अलोंग होती है। तो यार ये अगर हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो वो आंसर आता है माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव। कैसे आता है, अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है। dy बाई dx क्या आता है, माइनस bp अपॉन या टेन थीटा बराबर क्या आता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव। तो अब यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जहां स्लोप पॉजिटिव होगा वहां वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव एक साइन के नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है स्लोप, तो क्या सामने वाला साइन भी पॉजिटिव आना चाहिए,
और ये पॉजिटिव तभी हो सकता है कि पार्टिकल का वेलोसिटी साइन और वेव का वेलोसिटी साइन अपोजिट हो, तभी तो माइनस माइनस घट के क्या हो जाएगा, है ना। तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है, वीपी एंड वी वेव हैज ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन से क्या मतलब है, अपोजिट साइन से मतलब है कि वेव अगर आगे जा रहा है तो पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, नहीं ये तो हो, और अगर वेव पीछे जा रहा है तो पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, यही मतलब है यार। चलो दूसरी संभावना क्या है, स्लोप निगेटिव हो, कैसा हो, स्लोप निगेटिव हो, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव हैज सेम साइन, है ना। तो फिलहाल मैंने जो डायग्राम बनाया है ये सही है गलत है, मतलब इसके हिसाब से ये सही है या गलत है, मुझे बताओ। मेरा स्लोप पॉजिटिव नजर आ रहा है नेगेटिव, कम से कम यहां पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। और स्लोप पॉजिटिव नजर आ रहा है तो वेव अगर आगे चल रही थी तो पार्टिकल को कहां चलना चाहिए था, पीछे नहीं, पार्टिकल तो ऊपर नीचे ही चल सकता है, तो पार्टिकल कहां चलना चाहिए था, नीचे चलना है। तो हमने डायग्राम में एक तरह से गलती करी है, तो मैं एक सुधार कर देता हूं, वेव को कहां चला देता हूं, पीछे चला देता हूं। इसका मतलब हमारा ये चीज सही नहीं है, ये राइट मूविंग वेव हो ही नहीं सकती, ये कैसी वेव है, लेफ्ट मूविंग। पास में रहे, लेफ्ट मूविंग वेव है, और लेफ्ट मूविंग वेव में अगर स्लोप पॉजिटिव आया है, स्लोप पॉजिटिव आया है तो का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऊपर मतलब पॉजिटिव है, और वेलोसिटी ऑफ वेव पीछे मतलब निगेटिव है, तो अपोजिट साइन हो गया कि नहीं, बात में। अच्छा मुझे बता सकते हो इस जगह पर जो पार्टिकल है, इस जगह पर जो पार्टिकल है, ये लेफ्ट मूविंग वेव है, ये तो तय कर लिया है, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, कैसे तय करोगे, पहले सबसे पहले हम इसका स्लोप बनाते हैं, बताओ स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है, स्लोप निगेटिव है, और स्लोप निगेटिव है, स्लोप अगर निगेटिव है तो पार्टिकल और वेव का साइन सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब कि अगर वेव पीछे जा रही है तो पार्टिकल नीचे जाना चाहिए, पार्टिकल कहां जाना चाहिए, नीचे। अच्छा ये बात तुम एक और तरीके से भी जानते हो, तुम याद है अगला फोटो बना के, मैं अब चलो अगला फोटो बना ही देता हूं, इसका अगला फोटो कुछ ऐसा होगा कि नहीं, देखो जरा, अगर ये लेफ्ट मूविंग है तो अगला फोटो ऐसा होगा, इससे भी तुम जस्टिफाई कर पा रहे हो कि ये कहां जा रहा है और ये कहां जा रहा है। वैसे मैं बता दूं ये तरीके से ज्यादा अच्छा तो पहले ही वाला तरीका है, अगला फोटो बना के, मगर ये भी एक तरीका है जिसकी चर्चा होती है, कल को स्लोप पे कोई कहानी पूछ दे तो तुम बता तो सकते हो यार, इसलिए ये बात करी गई है, ये भी नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। अब यार सब लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाना पड़ेगा ना यार, नॉट इंपॉर्टेंट हो चाहे इंपॉर्टेंट हो, फैशन में चल रहा है तो पढ़ना पड़ेगा।
नोट कर लिया भाई लोग? तो एक प्रोपोगेटिंग वेव में हम वेव के बारे में क्या जानना चाहते हैं? तो हम लोग वेव में जानते हैं कि पार्टिकल होते हैं। पूरी वेव, इसमें जो ये लहर है वो किनको रिप्रेजेंट कर रही है? पार्टिकल को। और पार्टिकल के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। सब कुछ क्या क्या? जो एसएचएम में सब कुछ जानने करते थे, क्या क्या? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से। तो क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने बहुत अच्छे से समझते हुए यहां तक हम पहुंच गए हैं? ये हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो अब मुझे बता, वेलोसिटी का आंसर कैसे लाया जाता था एसएचएम में? करके यार, वेलोसिटी होता था dy/dt, क्योंकि y के लॉन्ग आएगा। तो क्या आता था? अब हम उसकी चर्चा ना करें। एसएचएम में क्या आता था? यहां भी वही आएगा। क्या आता था? a ओमेगा cos समथिंग, और समथिंग वही नहीं। क्या इसको हमने एक और तरीके से लिखा था? ये है टाइम डालो वेलोसिटी पाओ, फिर हमने डाला था डिस्प्लेसमेंट डालो वेलोसिटी पाओ। तो अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में चाहिए तो फॉर्मूला आता था ओमेगा √a² - x²। मगर यहां y में ऑसिलेशन चल रहा है तो मैं क्या लिख देता हूं? y²। मैं यार अब कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये सारे फॉर्मूले हम एसएचएम में देख चुके हैं? तो वहीं से उठा के मैं लिख रहा हूं, कुछ नया है ही नहीं, तो क्या बताऊं। अगली बात, एक्सेलेरेशन। बता, एक्सेलेरेशन v के डिफरेंशिएशन से आता होता, क्या आता था? माइनस समथिंग, जो भी है। तो फिर एक्सेलेरेशन हमने एक और फॉर्मूले में लिखा था, एक और फंक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में। क्या साइन समथिंग को हम y/a उठा के रख दें तो a से a कट जाएगा? ये क्या आता था? y ω²। क्या एक्सेलेरेशन आ गया भाई लोग? एक्सेलेरेशन आ गया। कोई कह रहा है कि पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो मास इंटू एक्सेलेरेशन। बिल्कुल यार, वही बातें हम यहां भी कर सकते हैं। फोर्स बराबर क्या होगा? -my ω²। कोई कह यार कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ½ v²। अब यार v का एक गंदा सा फॉर्मूला ये है और ये एक थोड़ा कम गंदा ये है, गंदे दोनों ही हैं। किसको उठा के रखना चाहोगे? तो काइनेटिक एनर्जी का कम गंदा फॉर्मूला आएगा क्या? ½ m, क्या आ गया? ½ m ω²a² - ये भी यार काफी फेमस फॉर्मूला है, एसएचएम में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहाँ थोड़ा कम फेमस है मगर है। x की जगह हम क्या लिखते हैं? y। क्या ये भी हमने पढ़ा था कि नहीं? तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो एसएचएम में पढ़ चुके हैं वही मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो इसमें क्या बातें करें? कुछ है बातें करने को? बस एक चीज में बातें करने को है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तब और अब में बहुत अलग चीज है। जब हम यार एसएचएम करते थे तो एसएचएम में हम पोटेंशियल जी कहते इसकी थे, मगर एक्चुअली वो स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल जी होती थी जो स्टोर करता था। स्प्रिंग कहलाती सिस्टम की थी, यूज मास ही करता था। उस एनर्जी का हकदार कौन था? मास। मगर स्टोर कौन करता था? स्प्रिंग। जैसे यार इस समय ये खींची हुई है स्प्रिंग, तो एनर्जी कहाँ स्टोर है? स्प्रिंग में, जो भविष्य में इसको मिलेगी। जब ये वापस आएगा तब ये एनर्जी इसको मिलेगी। किसको मिलती थी? मास को। ये तो है पुराना डिस्कशन,
तब हम इसकी एनर्जी लिखते थे हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि एक्चुअली स्प्रिंग की स्प्रिंग एनर्जी होती थी। जनता को याद है ना? लेकिन यार एक धागा जिसमें अभी अभी वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसमें क्या स्प्रिंग या कोई सोर्स जैसी चीज है जो हर छोटे मास को ऑसिलेट करा रहा है? यार किसी भी छोटे से मास को अगर कोई ऑसिलेट करा रहा है तो हम कह सकते हैं अगल बगल का वायर ही उसको ऊपर नीचे जाने में मदद कर रहा है। तो यार इस छोटे से मास के लिए सोर्स अगल बगल की स्ट्रिंग है, धागा है। यहां स्प्रिंग जैसा कोई सोर्स नहीं है, ग्रेविटी जैसा कोई सोर्स नहीं है, या और भी चीजों के फ्लूइड के और ग्रेविटी के इफेक्ट में ये सब होता था, यहां ऐसा कोई सोर्स नहीं है। तो कौन है जो इस पार्टिकल को वापस नीचे लाना चाहता है? ये धागे का इलास्टिक नेचर है। तुम्हें पता है धागा अगर खींच दिया जाए तो वो अपने आप को रिस्टोर कराने का प्रयास करता है। सोचा जब वेव नहीं चल रही थी तो इतनी जगह धागे की थी, कोई डिफरेंशियल मास की इतनी जगह थी, लेकिन जब वेव चलने लगी तो क्या वो चीज फैल के बड़ी हो गई कि नहीं? यानी यार जो स्ट्रेट सेक्शन हुआ करता था वो सेक्शन क्या खिंच के लंबा हो गया कि नहीं? यार मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, ये स्ट्रेट सेक्शन क्या ये खिंच के लंबा हो गया कि नहीं? तो यहां के मुकाबले यहां पर इसके अंदर खिंचाव पैदा हुआ है और खिंचाव के दौरान एनर्जी स्टोर होती है। अब इसकी एनर्जी इसी में स्टोर है, अगल बगल वाले में स्टोर है? तो पहले और अब में एक बड़ा अंतर आया है। पहले स्टोर होता था अगल बगल और कहलाता था, लेकिन वेव जब से हम पढ़ रहे हैं तब से इस डीएम मास, यानी इस डीएम मास में वेव चलने के बाद इसमें आया है खिंचाव, तो ये डीएम मास की एनर्जी खिंचाव के बाद इसी के अंदर स्टोर हुई है। यानी यार अब झूलना भी इसी को है और झुलाने वाली एनर्जी भी इसी में स्टोर है। मेक इट क्लियर, थोड़ा अंतर है पहले से। तो यार कोई इलास्टिक बॉडी जब खिंची होती है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है? वो होता है U बराबर हाफ K, जितना खिंचाव है, और K की जगह हम लिख देते थे YA बाई L इंटू खिंचाव का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं यार यहां से कहानी में थोड़ा सा जंप कर रहा हूं, सीधे सीधे समझने की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, यहां मैं बहुत सारे छोटे छोटे मास इंडिकेट कर रहा हूं इस वेव में। ये वेव की मीडियम लाइन है, मीन लाइन है। ठीक है, मैं कुछ पार्टिकल इंडिकेट कर रहा हूं, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ, एक ये डीएम, एक ये डीएम और एक ये डीएम, 3 डीएम दिखाए हैं, 1 2 3। तुम्हें क्या लगता है किस मास का खिंचाव सबसे ज्यादा है? जो बीच में कहीं है, या जो एक्सट्रीम में कहीं है, या जो मीन में कहीं है? यार ये इन जनरल है, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम बनना है, और ये मीन बना है, और ये इन जनरल है। सबसे ज्यादा खिंचाव तुम्हें कहां महसूस हो रहा है? एक वेव चल रही है तो चलती हुई वेव का मैंने फोटो खींचा है और मैंने 3 इधर वाले को, इधर वाले मास को और इधर वाले मास के खिंचाव को महसूस करने का प्रयास किया है। बल्कि मैंने तो दिखाने का भी प्रयास किया था, अगर मैं फिर से दिखाऊं तो मैं दिख जाएगा कि कहां के पार्टिकल सबसे ज्यादा खिंचाव में होते हैं। कौन से पार्टिकल सबसे ज्यादा खिंचाव में होते हैं? बताओ। अच्छा, ये धागा जितनी लंबाई का है उससे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, नहीं? ये धागा की लंबाई में कोई फर्क आ ही नहीं है, और इस धागे की लंबाई में सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन है। तो सबसे ज्यादा खिंचाव कहां है? तो मैं इतनी बात तुम्हें समझाना चाहता हूं। इसका डायग्राम, इसका डायग्राम ये मीन का है, मीन के डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम के डायग्राम में सबसे ज्यादा खिंचाव है कि नहीं है? ये मैं यार ये बारीक लेवल पे दिखा रहा हूं, तुम्हें दिखना चाहिए। खैर, तो यार मैक्सिमम एक्सटेंशन इज एट मीन, पहली बात। हेंस maximum PE will be at
मीन। यानी यार मैक्सिमम पोटेंशियल जी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल जी कहाँ होगी? मीन पे। मिनिमम एक्सटेंशन कहाँ होगा? एट एक्सट्रीम। हेंस मिनिमम पी कहाँ होगा? एट एक्सट्रीम। ये बात बहुत कम हजम होती है और इसका कारण एक और भी है। जरा एसएचएम में याद करो, एसएचएम में पोटेंशियल जी मैक्सिमम कहाँ होती थी? इसमें हम कहते थे मैक्सिमम पोटेंशियल जी, जबकि यहां एक्सट्रीम में तुम क्या कह रहे हो? मिनिमम। मिनिमम एक्सट्रीम पे और मैक्सिमम यहां मीन पे पोटेंशियल जी क्या होती थी? जीरो होती थी। तो यार एसएचएम और वेव के केस में यही मामला उल्टा है। क्या मामला उल्टा है? पोटेंशियल जी का मामला। यानी वहां मीन पे पोटेंशियल जी सबसे कम होती थी, यहां मीन पे पोटेंशियल जी सबसे ज्यादा है। मीन मतलब जहां पार्टिकल मीन वाले चीज को पार कर रहा है। अच्छा, मीन पर काइनेटिक एनर्जी पहले भी सबसे ज्यादा होती थी, अभी भी सबसे ज्यादा है। तो क्या यार के और यू का सम, मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, मैकेनिकल एनर्जी ई, वो के प्लस यू होता है। तो अगर मैं कहूं यार ई मैक्स कहां होगा? एट मीन। क्यों? क्योंकि वहां के भी ज्यादा है। और तो बता ई मिन कहां होगा? क्योंकि वहां वी भी सबसे कम है। और इसका मतलब वेव में हर सेक्शन की एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, कहीं कहीं एनर्जी ज्यादा होती है, कहीं कहीं एनर्जी कम होती है और कहीं कहीं बीच की होती होगी। क्या जनता समझ पा रही है? ये बात इतनी ही जरूरी है। इससे ज्यादा करूंगा तो फैल जाएगा, इससे कम करूंगा तो बात पूरी नहीं होगी। इतनी बात समझ लें यार, हमें कम से कम ये किसी तरह से दिमाग में रखना है कि सबसे ज्यादा कहां होती है। एसएचएम में उल्टा क्यों होता था, ये थोड़ा सा अंतर अगर महसूस हो रहा है तो शायद तुम दिमाग में रख पाओगे। हाँ है, ये नहीं, इससे भी बड़ा है। वो dy बाई डी एक्स के टर्म में आता है। हाँ बहुत बड़ा है, तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग। वो dy बाई डी एक्स के टर्म में आता है, जहां dy बाई डी एक्स ज्यादा वहीं पर पोटेंशियल जी ज्यादा। मुझे बताओ इस ग्राफ में dy बाई डी एक्स सबसे कम कहां है? dy बाई डी एक्स बोले तो स्लोप, स्लोप सबसे कम एक्सट्रीम पे है। एक्सट्रीम पे स्लोप सबसे कम जीरो है भाई, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो जहां स्लोप सबसे कम वहां खिंचाव सबसे कम। खैर वो बातें हमें सोचना ही नहीं है। तुम्हें खिंचाव महसूस हुआ कि नहीं? मैंने इसीलिए ऊपर नीचे लाइन बना के दिखाई है, कहां खिंचाव ज्यादा कहां खिंचाव कम। जहां खिंचाव ज्यादा, ये पेन मिल गया भाई, मेरी जेब में चला गया था, फिर कपड़ा धुलने के लिए निकला तो उसमें निकल आया।
नोट कर लिया भाई? किसी धागे को खींचने पे उस पे कितना टेंशन आएगा, ये उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। जो बहुत फ्लेक्सिबल होगी उसमें टेंशन कम आएगा, और जो बहुत रिजिड होगी उसमें, है ना, टेंशन ज्यादा आएगा। तो टी इलास्टिक प्रॉपर्टी है और म्यू इनर्शियल प्रॉपर्टी है, मास से रिलेटेड है, इसलिए उसको बोला जाता है इनर्शियल प्रॉपर्टी। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। यानी अगर मेरे पास एक पतला धागा है और एक मोटा धागा है, तो बता किसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा? मोटे धागे में। तो बता इसमें चलने वाली वेव और इसमें चलने वाली वेव, कौन सी वेव की स्पीड ज्यादा होगी, है ना? तो V1 और V2 में V1 V2 से ज्यादा होगा। जो भारी होगा, म्यू ज्यादा होगा, उसका V कम आएगा। और टेंशन जिसका ज्यादा होगा धागे का, उसमें भी V ज्यादा होगा। भाई ऊपर वाली चीज ज्यादा होना मतलब V ज्यादा, और नीचे वाली चीज कम होना मतलब V। पतले धागे में वेव तेज चलती है और मोटे धागे में वेव धीमे चलती है। तो ये फॉर्मूला का ऑब्वियसली कोई डेरिवेशन होगा जो हमको नहीं चाहिए, सीधे सीधे हमें फॉर्मूला याद रखना है। टी टेंशन है और म्यू, अच्छा म्यू को हमने अभी तक जो नाम दिया है ना इस टॉपिक से पहले, वो हम देते थे लैम्डा केजी पर मीटर, मगर इस टॉपिक में आके यार म्यू को मैंने म्यू केजी पर मीटर बोलना शुरू कर दिया। और कारण पता है क्यों? अरे यार लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ को बोलते हैं, तो अभी मैं लैम्डा यहाँ लिख तो दूं, मगर जनता तुरंत लैम्डा को वेवलेंथ बोलने लगेगी। वेव वाले टॉपिक में लैम्डा देखते ही तुम्हें क्या फील आता है? तो ये भी एक कारण है। मतलब मैंने बहुत सोचा कि यार एक टॉपिक के लिए सिंबल क्यों चेंज किया गया है, तो मुझे यही जवाब मिला कि इस टॉपिक में अगर मैंने लैम्डा लिख दिया ना, तो तुम अभी लैम्डा को वेवलेंथ समझ लोगे। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। बल्कि इसको अगर हम कैलकुलस की लैंग्वेज में लिखें तो ये क्या है? dm बाई dx। dm बाई, चलो रहने दो यार, बहुत ज्यादा टेक्निकल ना ही लिखें तो अच्छा है। क्या लिख दें यार? m टोटल मास होता है और dm बाई dx का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। क्या जनता समझ पा रही है? कोई दिक्कत है? ये बेसिक फॉर्मूला है स्पीड का, जिसको मैं एक और लुक में लिखने वाला हूं। पहले इतना वाला लुक नोट कर लें। इनर्शियल प्रॉपर्टी म्यू, इलास्टिक प्रॉपर्टी टी। टी मतलब टेंशन है। टेंशन इलास्टिक प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि किसी चीज में खिंचाव करने पर उसी में टेंशन ज्यादा आता है जिसका YA बाई एल ज्यादा होता है। तो YA बाई एल में Y उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इसलिए हम टेंशन को क्या कह रहे हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब यार इस फॉर्मूले में क्या वेरिएशंस हो सकते हैं? इस फॉर्मूले में क्या वेरिएशन हो सकते हैं? जैसे बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, ये तो पक्की बात है। जैसे अभी बता, अच्छा किसी वायर को हम लोग, ये L लेंथ का वायर था और उसको मैंने खींच के लंबा कर दिया वेव चलाने से पहले। बिना खींच के लंबा किए तो उसमें टेंशन ही नहीं आ सकता। यानी क्या ये नेचुरल लेंथ है और अभी मैंने इसको खींच के लंबा कर दिया, डेल्टा एल लेंथ बढ़ा दिया, या डेल्टा एल कह दो, एक्स कह लो। तो बता इसमें अब टेंशन कितना आएगा? बता इसका टेंशन ऑफ द वायर क्या होगा? मैंने ऐसे खींच को इसको बांध दिया है, तो टेंशन ऑफ द वायर क्या होगा? अरे टेंशन ऑफ वायर क्या होगा? T बराबर kx होता है, तो k की जगह YA बाई एल और x का मतलब डेल्टा एल। तो अब हो सकता है इलास्टिसिटी वाले टॉपिक को इससे जोड़ दिया जाए, YA बाई एल इंटू क्या? डेल्टा एक्स।
ये लिख सकते हैं कि नहीं? इसके अलावा क्या किसी वायर का मास दो तरीकों से दिया जा सकता है? अगर म्यू केजी पर मीटर लिखा है मतलब ये लीनियर मास डेंसिटी है। तुम्हें पता है यार, मास को लीनियर मास, सरफेस मास, वॉल्यूम मास ऐसे दिया जाता है। अगर इसका रो केजी पर मीटर दिया है तो ये क्या है? वॉल्यूम मास डेंसिटी। यानी किसी वायर का म्यू दिया जा सकता है या रो भी दिया जा सकता है, पर मीटर क्यूब, सॉरी। ये एल लेंथ का ए एरिया का वायर है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल उसका क्या है? लेंथ है। एल क्या है? लेंथ है। तो मैं इसका मास यार दो तरीकों से लिखने वाला हूं। इसका मास मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं। अगर मैं इसको म्यू के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? म्यू एल। अरे म्यू पर यूनिट लेंथ का मास है तो एल लेंथ का क्या होगा? म्यू एल। अगर मैं इसको रो के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? रो इंटू उसका वॉल्यूम। रो होता है पर यूनिट वॉल्यूम का मास, तो वी वॉल्यूम का क्या होगा? रो वी। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। तो जहां म्यू था वहां क्या आ गया? रो ए आ गया। जहां म्यू था वहां क्या आ गया? रो ए। तो यार अब म्यू की जगह रो ए आया है तो म्यू की जगह हम रो ए लिख सकते हैं। मतलब यार v का फॉर्मूला अभी तक t बाई म्यू था, अब क्या आ गया है? t बाई रो ए। और t की जगह ये आ सकता है, क्या क्या आ सकता है? थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं, लार्ज बनाते जाएं, स्मॉल मिलाते जाएं। मेन फॉर्मूला यही है यार, उसी में थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा, चीजें बदलती जाएंगी। अगर एक ये थिन वायर है जिसमें m मास लटका है, तो इस जगह पर टेंशन क्या होगा? T बराबर क्या होगा? mg। और इस जगह का T मासलेस वायर है तो ये भी T mg होगा। तो एक वायर जब दोनों तरफ से mg के टेंशन में है तो हम कहेंगे वायर का टेंशन mg है। तो उसके लिए स्पीड का फॉर्मूला, मतलब कुल मिलाकर T की जगह mg आ गया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट mg बाई म्यू। नहीं, अच्छा m को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, फिलहाल नहीं लिख सकते, अभी थोड़ी देर बाद उसकी बात आएगी। हाँ ये क्लियर है यार। म्यू को कुछ नहीं, म्यू को म्यू लिखेंगे, m को mg। यार ये बताओ, म्यू वायर से रिलेटेड है और m ब्लॉक से रिलेटेड है। अभी आएगा, मैं भी यही दिमाग में ला दिया था। मुझे बताओ, ये स्पीड अंडर रूट mg बाई म्यू है, क्या इधर 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 कहीं भी टेंशन अलग अलग है या एक जैसा है? सेम है। तो अगर सोचो यहां कोई एक वेव जनरेट करा दे तो वो वेव नीचे से जब ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड सेम रहेगी या अलग अलग होगी? हाँ, v विल बी कांस्टेंट व्हाइल मूविंग अप और डाउन, कहीं भी मूविंग अप और डाउन। कोई कह सकता है सर कि इसमें ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो क्या वेव मोशन पार्टिकल का मोशन है, एनर्जी का मोशन है? तो क्या एनर्जी को जी थोड़ी फर्क डाल देगा? यानी अगर वेव एक बार यहां से चली तो इस स्पीड से शुरू करेगी और इसी स्पीड से वहां तक पहुंचेगी? नहीं। कोई पूछे अगर ये L लंबाई का वायर है
तो इसको नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगेगा पता है? नीचे से ऊपर जाने में टाइम टू रीच क्या आएगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी L है, वेलोसिटी ये है, उठा के रख दो जब जहां जो कुछ दिया हो। तो काइनेमेटिक्स उससे जोड़ी जा सकती है कि वेव नीचे से चली, बताओ ऊपर पहुंचने में, एक पल्स चली नीचे से ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा। जरूरी नहीं कि ये कंटिन्यूअस वेव हो, एक पल्स भी जनरेट कराई जाएगी तो उसके लिए पूछा जा सकता है कितने समय में ये हलचल नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी। क्या जनता समझ पा रही है? यानी यार यूनिफॉर्म काइनेमेटिक्स जो होती है ना वो वायर में शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत है यार? एक ही फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ज्यादा वेरिएशन संभव ही नहीं है। कि एसी में मुझे ऐसा लगता है कि फीचर है कि अगर बाहर का टेम्परेचर यहाँ का मैच कर रहा है, जैसे मैंने 28 लगाया और 28 ही है बाहर का, तो ये ऑफ हो जाता है। कहता क्या करोगे ठंड लगा के, जब तुम्हें 28 ही चाहिए तो बंद कर दो। तो ये अपने आप रेड लाइन नहीं बन जाती। अभी मैंने 26 किया तब ये ग्रीन हुआ, इसका मतलब कि अब ये चल रहा है। ब्लू भी होता है, इसका मतलब क्या निकलता है? हाँ, इसका मतलब ये निकला कि तुम बहुत ज्यादा ठंड की डिमांड कर रहे हो, इतनी क्या जरूरत है। ग्रीन मतलब है कि ठीक है यार इतना चलेगा। किसका गेट? तो क्या होगा रूम में? तुम्हें पता है फ्रिज आगे से ठंडा और पीछे से गर्म भी होता है। और ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स का नियम पता है क्या कहता है? कि जितना वो अंदर कूलिंग करता है ना उससे ज्यादा बाहर हीट निकालता है। तो अगर कोई फ्रिज खोल दे तो ओवरऑल कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है प्रॉपर। खोले ना तब भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। खोलेंगे तो थोड़ा कम बढ़ेगा, कम बदलेगा, ये बात सही कह रहा है। लेकिन फ्रिज खराब हो जाएगा भाई, वो इसके लिए बना नहीं है। वो एक छोटे से चैम्बर को ठंडा करने के लिए बना है, कमरे को ठंडा करने के लिए नहीं बना है। हाँ ऐसे रख दें, ये बात सही है कि कायदे से फ्रिज को रखने का तरीका होना यही चाहिए कि फ्रिज का जो पीछे का पोर्शन है वो खुले में होना चाहिए। तो ऐसा यार कहीं घर पे किचन ऐसी जगह पे हो पहले तो, हाँ फिर वहां पे मतलब उतना होल करो और खतरा मोल लो, पता चले बाहर से कोई तुम्हारे फ्रिज के रास्ते से घुस गया। चलो यार वापस आ जाते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे हम लोग कुछ दिन बाद। रखा मेरे पास फ्रिज है नीचे, तुमने देखा नहीं यार? वो पानी का टैंक है जो चलता भी नहीं है सर, खराब है वो तो यार उसको एक्चुअली 28 डिग्री पे सेट कर रखा है। तो कहता है अभी ठंडा करने की जरूरत क्या है, मौसम तो ठीक चल रहा है। चला देना भाई, जिस दिन ये आए तो चला के दिखा देना, वो चलता है लोगों को, ताकि ये प्रमाण मिल जाए कि हाँ भाई अभी तक हम पतले वायर की बात कर रहे थे और उसमें मैंने एक वेट लटकाया था। अब ये वेट अपनी वजह से ही क्रिएट करेगा। अगर मेरे को बिल्कुल इधर पे कोई पूछे बताओ कितना टेंशन है,
तो इसमें कुछ लटका ही नहीं है, तो टेंशन क्या होगा, 0। अगर कोई का इधर कितना टेंशन होगा, तो इधर टेंशन इसके mg के बराबर होगा। अच्छा यार, इसका m ना देके जनरली म्यू kg पर मीटर म्यू दिया जाता है या रो दिया जाता है, तो मैं म्यू मान के चलता हूं। रो दिया होगा तो भी तुम हैंडल कर लोगे ना यार, म्यू और रो में क्या कनेक्शन है वो मैं बता चुका हूं। बता अगर ये L लेंथ का वायर है तो इसका टेंशन टॉप पे कितना होगा, अरे म्यू होता है पर यूनिट लेंथ का मास, तो L लेंथ का मास कितना हो गया, म्यू L इंटू जी। यानी यार नीचे टेंशन 0 है, ऊपर इधर है। और अगर कोई कहे यार यहां से बिल्कुल नीचे से x दूरी पे जनरल जगह पे टेंशन कितना होगा, जनरल जगह मतलब होता है बीच की कोई जगह, बीच की जगह पे टेंशन कितना होगा, तो वो होगा इतने हिस्से का mg, नहीं होगा यार, कितने हिस्से का, x लंबाई की mg से टेंशन डिसाइड होगा। तो यार x लंबाई का टेंशन होगा म्यू एक्स इंटू जी। तो क्या यार टेंशन x का फंक्शन है, यहां 0 है, यहां यार, अब यार ये ज्यादा जनरल डिस्कशन है। अगर यहां एक 0 डाल दोगे तो टेंशन कितना आएगा, 0। अगर एक्स एल डाल दोगे तो टेंशन कितना आ जाएगा, म्यू एल जी। तो ये टेंशन का जनरल फॉर्मूला है। तो अगर मैं कह दूं कि यार एक वेव नीचे शुरू करी थी मैंने, अभी चलते चलते ऊपर आ गई है, वो कितनी स्पीड से चल रही होगी, बता यार स्पीड ऑफ वेव एट एक्स बराबर एक्स, एट एक्स बराबर एक्स फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लोअर एंड, नीचे से x ऊंचाई पे स्पीड का आएगा अंडर रूट टी बाई म्यू, और t कितना, t होता था mg, और m कितना म्यू एक्स जी डिवाइड बाई म्यू। तो यार स्पीड देखो यार कितना बढ़िया आ गया यार, है ना, ये आ गया है रूट जी इंटू रूट एक्स, यानी वेलोसिटी x का फंक्शन आ गया है, नहीं। और वेलोसिटी अगर x का फंक्शन आ जाए तो क्या शुरू हो जाएगा, फिर काइनेटिक शुरू हो जाएगी, या राइटर की फेवरेट चॉइस हो जाएगी। अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया है तो कोई पूछे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और आगे की पूरी कहानी जोड़ी जा सकती है, नहीं। मगर ज्यादा फैशन में यही चल रहा है। उसकी अगली लाइन में और बता देता हूं, क्या ये टाइम x डालो v पाव आ गया है, बताओ। अच्छा अगर v डालो x डालो v पाव आ गया है तो v को मैं dx बाई dt लिख सकता हूं, नहीं। v की जगह मैंने क्या लिख दिया है, मैंने v का डिफरेंशिएशन नहीं किया, v की जगह dx बाई dt। तो देखो यार ये अंडर रूट एक्स इस तरफ ले आते हैं, dt उस तरफ ले जाते हैं। अब क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को ऊपर ले जाते हैं, है ना, और अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, नहीं, जब t बराबर 0 था तब x क्या था, और जब t बराबर t होगा तब का x हमें लाना है, x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, ये हाफ ऊपर ही पहुंचा देते हैं, ओके। तो रूट एक्स का आंसर आ रहा है रूट जी बाई 2t, तो x बराबर आएगा जी टी स्क्वायर बाई 4। कंफर्म करें जरा, टाइम डालो, तो यार अब टाइम डालो, x पाव आ गया है तो इसके डिफरेंशिएशन से टाइम डालो v पाव आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन से कितना आ सकता है, सब कुछ आ जाएगा कि नहीं, निकाल सकते हैं यार। क्या शुरू हो गया, काइनेमेटिक्स। एक बार खुद से कर लेना यार, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, मुझे क्यों नहीं फॉर्मूला कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। चल दो बार डिफरेंशियल, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा g बाई 4, हाँ g बाई कितना दिख रहा है 2t आएगा, फिर g बाई 2, यानी ये g बाई 2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और वो एक्सेलरेशन लाने के लिए g ही जिम्मेदार है।
पहला सेक्शन अभी 5 मिनट में खत्म हो रहा है। पहला सेक्शन आज खत्म हो जाएगा। फिर सुपरपोजिशन 2 लेक्चर, फिर साउंड वेव 2 लेक्चर, बस यानी 4 लेक्चर और बचे हैं। इंटेंसिटी तो अगर किसी धागे में अगर हम ऑसिलेशन पैदा करते हैं तो उसके लिए कोई सोर्स चाहिए, या तो तुम ही धागे के अंदर वाइब्रेशन पैदा करो या ट्यूनिंग फॉर्क लगा दो। एक धागे को खींच के अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क लगा देते हैं, वो आगे पीछे इस तरह से ऐसे एक ट्यूनिंग फॉर्क इस धागे में बांध दिया जाए
और ट्यूनिंग फॉर्क की ये प्रॉन्ग आगे पीछे ऑसिलेट करे, तो जब ट्यूनिंग फॉर्क की फॉर्क आगे पीछे ऑसिलेट करती है तो धागे में इस तरह की लहर पैदा होती है। इसका मतलब यार ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, वो सोर्स है जो एनर्जी जनरेट करा रहा है, और वो एनर्जी ऑसिलेट करने के दौरान धागे के थ्रू सवार होकर आगे प्रोपोगेट करती है। तो धागे के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी एनर्जी जा रही है पर सेकेंड, उसको बोलते हैं एवरेज पावर, और उसके पर यूनिट एरिया में कितनी जा रही है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी और पावर कहीं ना कहीं पावर ही है, ये पावर पर यूनिट एरिया का है और ये पावर पूरे एरिया का है। तो पर यूनिट एरिया का पावर को इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यार पर यूनिट पावर के एरिया का अगर इंटेंसिटी बोले तो ए एरिया का पावर क्या होगा, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंटेंसिटी की यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो फिर यार मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी। वॉट पर मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर वाली चीज मल्टीप्लाई कर दी तो अब उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट। तो अब ध्यान देने वाली बात है इंटेंसिटी का लेना देना किससे है, इंटेंसिटी का लेना देना ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी से है। तो रो किसकी प्रॉपर्टी होती है, रो धागे का डेंसिटी है, धागे का डेंसिटी, धागा वो मीडियम है जहां वेव चल रही है, तो रो किससे रिलेटेड है, मीडियम से। अच्छा v का फॉर्मूला अंडर रूट टी बाई रो ए पढ़ा था, तो टी भी किससे रिलेटेड है, मीडियम से। उस धागे को कितना ज्यादा खींच के रखा है, कितना टेंशन क्रिएट करा है, कितना रो है, कितना एरिया है, क्या स्पीड उसी से रिलेटेड है कि नहीं। तो रो और स्पीड किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। ए और ओमेगा, ए और ओमेगा मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा आना है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा आना है, ये कौन तय करेगा। क्या ये ऑसिलेटर धीमे धीमे झूलेगा तो वेव भी धीमे धीमे, अगर ये ऑसिलेटर जल्दी जल्दी घूमेगा तो वेव भी जल्दी जल्दी जनरेट होगी। यानी ओमेगा किससे का लेना देना किससे है, सोर्स का। एम्पलीट्यूड का लेना देना किसका है, सोर्स का। एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करेगा तो वेव भी बड़े लहर वाली पैदा होगी, अगर हल्का फुल्का ऑसिलेट करेगा तो एम्पलीट्यूड भी। तो ये दो चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, सोर्स पे। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है और ये बातें थोड़ा फील करना है कि कौन किसकी प्रॉपर्टी है, रो और बी मीडियम की, ए और ओमेगा सोर्स की। बात क्लियर है। तो इंटेंसिटी पैदा करने में मीडियम का भी रोल है और सोर्स का भी रोल है। मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चन दे दिए थे तुम लोगों को, 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं 10 मिनट का टाइम, 9 मिनट का, 8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब कर डालो, मैं सबके आंसर अभी दे रहा हूँ जो रह गए। हाँ और क्या, सब हो ही गया, अभी सब हो गया। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो।